नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में हुई प्रगति। असम सरकार ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र बीटीआर के तीव्रता से विकास के लिए बोडोलैंड विभाग की स्थापना की। अरब सागर में चक्रवातों की अधिक आवृत्ति से पश्चिमी तट पर आर्थिक संकट की संभावना बनती है। और इस अंक में बात करेंगे लक्षद्वीप संकट के बारे में। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आरबीआई को एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करने के लिए अधिदेशित करता है। रिपोर्ट में विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में कहा गया है कि निर्यात की तुलना में आयात में आई कमी की वजह से चालू खाता अधिदेश बना हुआ है, जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। इस तरह अधिक निवल पूंजी प्रवाह के साथ अधिक विदेशी मुद्रा भंडार का सृजन हुआ है। बैंकिंग धोखाधड़ी के मूल्य के संदर्भ में निजी बैंकों ने वित्त वर्ष 2021 के दौरान धोखाधड़ी में 35% की वृद्धि की सूचना प्रदान की है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इसी अवधि में 45% की गिरावट दर्ज की है। बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात दिसंबर 2020 तक घटकर 6.8% रह गया, जो कि मार्च 2020 में 8.2% था। और प्रोविजन कवरेज अनुपात की बात करें तो इसमें सुधार हुआ है। प्रोविजन कवरेज अनुपात बैंकों के लाभांश का एक हिस्सा होता है, जो अशोध्य ऋणों के विरुद्ध प्रोविजन के रूप में अलग रखा जाता है। रिपोर्ट में भावी अनुमान ये लगाए गए हैं कि कोविड-19 का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा रोजगार और उत्पादन के संदर्भ में हुई हानि प्रतिकूल और दीर्घावधि तक रह सकती है। आपूर्ति मांग असंतुलन को देखते हुए दालों और खाद्य तेलों से मुद्रास्फीति दबाव बने रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित 8% संकुचन के संदर्भ में भारत की इक्विटी कीमतों में रिकॉर्ड उछाल की वजह से शेयर बाजार में उफान का जोखिम हो सकता है। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में अब तक काफी प्रगति हुई है। हाल ही में सरकार ने ये सूचित किया है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत लगभग 11,90,000 स्वास्थ्य पहचान पत्र बनाए गए हैं। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत 3,106 चिकित्सक और 1,490 सुविधा केंद्र पंजीकृत किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित डिजिटल भुगतान यूपीआई ई वाउचर कई सरकारी योजनाओं के लक्षित और कुशल वितरण के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यानी यूएचआई डिजिटल स्वास्थ्य के लिए एक खुला और अंतर प्रचालनीय सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क जल्द ही शुरू किए जाने की परिकल्पना की गई है। आइए अब आपको बताते हैं राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बारे में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में ये मिशन डिजाइन किया गया। डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल पारितंत्र के कई हितधारकों के बीच मौजूदा अंतराल को समाप्त करने के लिए भारत में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाने का उद्देश्य इस मिशन के तहत रखा गया है। इसका लक्ष्य व्यापक रूप से स्वास्थ्य सेवा वितरण की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार करना तथा स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी गोल्स को प्राप्त करना है। ये मिशन कई अवसर भी उपलब्ध कराएगा, जैसे ये मिशन सभी निवासियों तक डिजिटल स्वास्थ्य की पहुंच का विस्तार करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अनुभव का उपयोग कर सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां अधिक समग्र डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करती हैं। अगली खबर उत्तर पूर्वी क्षेत्र से। असम सरकार ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के तीव्रता से विकास के लिए बोडोलैंड विभाग की स्थापना की है। ये तीसरे बोडो शांति समझौते के भाग के रूप में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के 4 जिलों के मुद्दों से निपटेगा। इन जिलों में शामिल हैं कोकराझार, बक्सा, चिरांग और उदलगुड़ी। तीसरा बोडो शांति समझौता केंद्र सरकार, असम सरकार और असम के प्रतिबंधित विद्रोही समूह नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के बीच
2020 में हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौता है। इसके तहत बोडो प्रादेशिक क्षेत्र जिला यानी बीटेड का नाम बदलकर बीटीआर कर दिया गया है। साथ ही बीटीआर को अधिक कार्यकारी, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई थीं। बीटेड का प्रशासन बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद द्वारा किया जाता था। ये भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान के तहत कार्य करती है। हालांकि समझौते में ये भी उपबंधित किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा बीटीआर के सीमांकन और पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि बोडोलैंड एक परिकल्पित राज्य है जिसकी मांग असम के बोडो नामक जनजातीय समुदाय द्वारा की जा रही है। इसमें राज्य की आबादी का 5 से 6% भाग शामिल होगा। बोडो के लिए एक अलग राज्य की मांग असम राज्य के प्रशासनिक और विकास संबंधी कार्यों में उदासीनता जैसे कारणों में निहित है। साथ ही बोडो लोगों का मानना है कि उनकी पहचान, संस्कृति और भाषा को असमिया भाषी और प्रवासियों द्वारा खतरा है। अगली खबर चक्रवातों के बाद आई आर्थिक स्थिति के संबंध में है। अरब सागर में चक्रवातों की अधिक आवृत्ति से पश्चिमी तट पर आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के एक दशकवार विश्लेषण से ये पता चलता है कि बंगाल की खाड़ी में वर्ष 1891 से 1900 से प्रत्येक दशक में अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात आए हैं। हालांकि अरब सागर में वर्ष 2011 और वर्ष 2020 के बीच 17 चक्रवाती घटनाएं हुई हैं, जो कि 1890 के दशक से एक दशक में सबसे ज्यादा हैं। इनमें से 11 गंभीर चक्रवात थे। अरब सागर में हाल ही में आए चक्रवात जैसे ताउते और वायु का तेजी से तीव्र होना एक उल्लेखनीय विशेषता है, जिससे कि आपदा पूर्व तैयारी के लिए बेहद कम समय मिलता है। पश्चिमी तट पर चक्रवातों की बढ़ती हुई घटनाओं का काफी आर्थिक प्रभाव पड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटाबेस के अनुसार भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों ने वर्ष 2018-19 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 35% का योगदान दिया था, जबकि पूर्वी तट के राज्यों ने 21% का योगदान दिया था। इसके अलावा पश्चिमी तट के राज्यों ने वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के विनिर्माण सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए में 46% का योगदान दिया था, जबकि पूर्वी तट के राज्यों ने 22% का योगदान दिया था। जिला स्तर के विश्लेषण से ये भी पता चला है कि पश्चिमी तटीय जिलों के उत्पादन का मूल्य विषमतापूर्ण रूप से उसके परिमाण से ज्यादा था। पश्चिमी तट अधिक सघन आबादी वाला क्षेत्र है, जिससे मानव जीवन की क्षति का खतरा बढ़ जाता है। आइए अब बात करते हैं लक्षद्वीप संकट के बारे में। आपको बता दें कि संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप में विधानमंडल नहीं है, इसलिए इसके कानूनों में प्रस्तावित कोई भी परिवर्तन किसी विधेयक की बजाय इसके प्रशासक द्वारा तय विनियमों के माध्यम से किया जाता है। इसके प्रशासक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन परिवर्तनों को प्रभावी होने के लिए इन्हें गृह मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। दरअसल लक्षद्वीप को पर्यटन के लिए मालदीव की तर्ज पर विकसित करने के प्रयास में हालिया नीतियों के कारण प्रशासन के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। इन नीतियों में शामिल है प्रारूप लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 और एक लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण का निर्माण। इसके संबंध में ये चिंताएं प्रकट की गई हैं कि ये प्रारूप प्राधिकरण को अनुसूचित जनजातियों से संबंधित द्वीपवासियों के स्वामित्व की संपत्ति के लघु भूखंडों को हटाने या उनके विलय के लिए अनुमति प्रदान करता है। इस तरह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है, जो कि जीवन का अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा निर्माण गतिविधियां इसके नाजुक पारितंत्र के लिए खतरा हो सकती हैं। दूसरी नीति है पंचायत विनियमन 2021। 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय चुनाव लड़ने से निरह करते हैं। लक्षद्वीप भारत में जनसंख्या क्रम में निम्नतम स्थान पर है। लगभग 65,000 लोग इसके 36 द्वीपों में से 10 में निवास करते हैं। इसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 6.23% है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 17.70% से काफी कम है। और तीसरी नीति है असामाजिक गतिविधि निषेध अधिनियम। ये सरकार को किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक प्रकटीकरण के बिना 1 वर्ष तक की अवधि के लिए हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान करता है। इस अधिनियम के संबंध में आलोचकों का ये तर्क है कि इस संघ शासित प्रदेश में नगण्य अपराधों के कारण मौजूदा कानूनी ढांचा पर्याप्त है। ये अधिनियम द्वीपवासियों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाएगा। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों पर। आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल।
हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा सीसीआर पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण जारी किया गया। सीसीआर पोर्टल का उद्देश्य आयुष चिकित्सकों द्वारा प्राप्त नैदानिक परिणामों के बारे में बड़े पैमाने पर जानकारी एकत्रित करना है। ये आयुष चिकित्सकों और सामान्य जन दोनों को सहायता प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण आयुष हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता के संबंध में महत्वपूर्ण अध्ययन और दस्तावेजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें आयुष 64 और कुबुसूर कुडिनीर दवाएं शामिल हैं। ओडिशा में ब्लैक बक। पिछले 6 वर्षों में ओडिशा की ब्लैक बक आबादी दोगुनी हो गई है। वर्तमान में ब्लैक बक राज्य के दक्षिणी भाग में गंजाम जिले तक ही सीमित है। भारत में ये प्रजाति राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य क्षेत्रों सहित संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में व्यापक रूप से विस्तारित है। ब्लैक बक को चीता के बाद विश्व का सबसे तेज जीव माना जाता है। ये आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का राज्य पशु है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में अधिसूचित है। IUCN की रेड सूची में इसे लीस्ट कंसर्न की स्थिति में रखा गया है। निधि 4 कोविड 2.0। ये पहल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन NSTEDB का विशेष अभियान है। इसके तहत महामारी के संकट की मौजूदा चुनौती से निपटने में देश को घरेलू समाधान और अभिनव उत्पाद मिल सके, ये सुनिश्चित किया गया है। निधि 4 कोविड 2.0 के द्वारा भारत में पंजीकृत उन पात्र स्टार्टअप और कंपनियों को आर्थिक मदद की जाएगी जो ऑक्सीजन नवाचार सुगमता से लाने ले जाने वाले उपकरण, आवश्यक चिकित्सा सहायक सामग्री, निदान संबंधी समाधान और कोविड-19 के गहन प्रभाव का सामना करने और इसका प्रभाव कम करने का समाधान निकाल सकें। भितरकनिका संरक्षित क्षेत्र। चक्रवात यास के कारण भितरकनिका में सैकड़ों वृक्ष गिर गए हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में अवस्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। हालांकि मैंग्रोव जो इस क्षेत्र को चक्रवातों से बचाते थे, वो अब तीव्रता से खत्म हो रहे हैं। ये ब्राह्मणी वैतरणी के ज्वार नदमुखीय क्षेत्र में स्थित है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इस क्षेत्र को वर्ष 1998 में एक राष्ट्रीय उद्यान और वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा एक रामसर स्थल नामित किया गया था। गहिरमाथा पुलिन जो पहले अभयारण्य की सीमा निर्मित करता था, अब ये ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी कॉलोनी है। प्रोफेसर CNR राव। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 मिला है, जिसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है। एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार उन्हें ऊर्जा अनुप्रयोगों और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब्स और अन्य सामग्री एवं ग्राफीन, बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन हाइब्रिड सामग्री सहित द्विआयामी तंत्र और मॉलिब्डेनम सल्फाइड पर उनके कार्य के लिए प्रदान किया गया है। घर के पास कोविड टीकाकरण केंद्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बुजुर्ग और विकलांग नागरिकों के लिए घर के निकट कोविड टीकाकरण केंद्रों के लिए दिशा निर्देश साझा किए हैं। 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ जन और दिव्यांग नागरिकों के लिए NHCVC एक समुदाय आधारित, लचीला और जन केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करेगा, जिससे कोविड टीकाकरण केंद्रों को घर के निकट लाया जा सकेगा। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। बेलारूस। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। ये पूर्वी यूरोप में स्थित है। ये पूर्ववर्ती सोवियत संघ का भाग है। ये स्लाव गणराज्यों का हिस्सा है। ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का हिस्सा है। ये वर्ष 2015 में स्थापित 5 सदस्यीय आर्थिक संघ है। भारत बेलारूस एक मजबूत संबंध साझा करते हैं। भारत द्वारा बेलारूस को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया गया है। बेलारूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत का समर्थन करता है और भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन में इसके प्रवेश का समर्थन करता है। माली। हाल ही में माली को सैन्य सत्ता परिवर्तन का सामना करना पड़ा, जब उसके परिवर्ती यानी ट्रांजिशनल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। माली एक पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र है। इसकी राजधानी बमाको है। इसका अधिकांश भाग सहारा और सहेलिया क्षेत्रों में स्थित है। ये नील और कॉन्गो के बाद अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी नाइजर से जल प्राप्त करता है। टीकरे।
टिग्रे क्षेत्र में इथियोपिया के बढ़ते अत्याचारों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने इथियोपिया को आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया है। टिग्रे इरिट्रिया के साथ इथियोपियाई सीमा पर अवस्थित है और लंबे समय से हिंसा से पीड़ित है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।